एपिसोड 161 टू 165। वह घबरा रही थी। माया जी अब बहुत घबरा गई थी। उसने जल्दी से कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एक फोटो खींच ली। वह कुछ सबूत बचाना चाहती थी ताकि वह वापस जाकर अर्जुन से पूछ सके। स्वाभाविक रूप से अब माया जी को अर्जुन की पहचान पर संदेह हो गया था। एक रीढ़विहीन काय व्यक्ति इस शहर के सबसे अमीर आदमी के समान लग्जरी कार में कैसे बैठ सकता है? माया जी यह बात समझ नहीं पाई। वह पलट कर चली गई। जब वह घर वापस आई तो उसने मिस्टर शर्मा को सारी बात बताई। आप ये देखो, क्या यह अर्जुन है? मिस्टर शर्मा अपने पक्षियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसने पक्षियों का पिंजरा नीचे रखा और उसे देखने के लिए अपना चश्मा लगाया। उसने पूछा, तुमने उसकी तस्वीर क्यों ली? क्या तुम अभी भी अर्जुन का पीछा कर रहे हो? मिस्टर शर्मा हैरान था। उसकी पत्नी को क्या हो गया है? वह तो उसे परेशान करने के लिए ऐसी घटिया तरकीबें भी अपना रही थी। माया जी ने उसे घूरकर देखा और उसके हाथ पर तमाचा मारा। उसने कहा, उसके बगल में खड़े व्यक्ति को देखो। मिस्टर शर्मा उत्सुक थे। उसने ध्यान से देखा और आश्चर्य से बोला, क्या ये जॉर्ज थॉमस है? माया जी ने सिर हिलाए और सोफे पर बैठ गई। उन्होंने अपनी बाहें क्रॉस की और चेहरे पर अविश्वास की भावना के साथ सोचना शुरू कर दिया। फिर उसने कहा, अर्जुन हमसे कुछ छिपा रहा होगा। आप उसे अभी बुलाओ और उसे आने के लिए कहो। मुझे उससे पूछना है कि जॉर्ज के साथ उसका क्या रिश्ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वह मुझसे और पैसे छिपा रहा है। माया जी को केवल पैसों की चिंता थी। उनका मानना था कि अर्जुन ने अपने लिए बहुत सारा पैसा ले लिया होगा। उसने 10 लाख से अधिक रुपए लिए होंगे। आखिर उसने किसी की जान बचाई थी। साथ ही दूसरा आदमी भी उसके साथ बहुत विनम्रता से पेश आ रहा था। मिस्टर शर्मा कुछ देर के लिए झिझका और अचानक बोला, माया जी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अर्जुन पहले से अलग तरह से व्यवहार कर रहा है? माया जी को इसकी क्या परवाह होगी? उसने अपना हाथ मेज पर पटकते हुए कहा, इतना अलग क्या है? वह अभी भी एक रीढ़विहीन काय है। अगर वह वाकई अलग है तो मैं उसकी सास के तौर पर उसे सम्मानपूर्वक हमारे घर लाने के लिए 8 वाहकों वाली पालकी किराए पर ले लूंगी। मिस्टर शर्मा ने असहाय होकर कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अर्जुन हमारा दामाद है। क्या आपको उसके साथ ऐसा व्यवहार करना है? यद्यपि मिस्टर शर्मा अर्जुन जैसे निकम्मे व्यक्ति को अपना दामाद नहीं मानना चाहते थे, फिर भी अंततः तथ्य को बदला नहीं जा सकता था। माया जी ने उसे घूरकर देखा और कहा, तुम इतना क्यों बोल रहे हो? उसे अभी बुलाओ। जब उन्होंने देखा कि मिस्टर शर्मा ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसने अपना फोन निकाला और गुस्से से कहा, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। नंबर डायल करने के बाद माया जी इंतजार करने लगी। जब कॉल लग गई तो माया जी ने अहंकार से कहा, अर्जुन तुम कहाँ हो? अभी मेरे घर आओ। तुम्हारे ससुर और मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जब अर्जुन को माया जी का फोन आया तो वह जॉर्ज के साथ हॉस्पिटल पहुंचा ही था। उनकी आवाज तेज थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे पूछताछ कर रही हो। वह मुस्कुराया और बोला, माँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। मैं थोड़ी देर में वहां जाऊंगा। नहीं, अभी यहाँ आओ, माया जी ने गर्व से कहा। उसने जवाब का इंतजार किए बिना ही फोन काट दिया, जिससे अर्जुन असहाय होकर आहें भरने लगा। उसने एक कार बुलाई और ओल्ड शर्मा मैंशन चला गया। जब वह घर के अंदर गया तो अर्जुन को अंदर ठंडक महसूस हुई। माया जी सोफे पर बैठी थी। उसने कनखियों से उसे देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम यहाँ हो। बैठो। अर्जुन ने सिर हिलाया और दोनों बुजुर्गों का अभिवादन किया। फिर वह माया जी के सामने तिरछे एक सीट वाले सोफे पर बैठ गया। उसने पूछा, माँ, क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ आने के लिए क्यों कहा? माया जी ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा। उसने साफ साफ कहा, अर्जुन, जॉर्ज के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्या तुमने उसे सचमुच बचाया? बस इतना ही। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। माया जी को आखिर क्या पता चला? वह ये बात बहुत अच्छी तरह से छुपा रहा था। माँ, क्या मैंने आपको पहले ही नहीं समझाया? क्यों ना मैं मिस्टर थॉमस से फिर से यह समझाने के लिए कहूँ? अर्जुन ने कहा। हालांकि माया जी ने ठंडी हंसी में अपना फोन पकड़ लिया। फिर उन्होंने उसे अर्जुन के सामने रखा और स्क्रीन की ओर इशारा किया। क्या ये तुम हो? वह अभी भी उससे झूठ बोल रहा था। जब अर्जुन ने फोटो देखी तो उसका दिल बैठ गया। क्या माया जी उसका पीछा कर रही थी? उसने अपनी बाहें उठाईं और उसका चेहरा उतर गया।
अर्जुन ने निराश होकर कहा, यह मैं हूँ। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपना आभार व्यक्त करने के लिए वहां गया था। अंत में मिस्टर थॉमस मेरे प्रति बहुत विनम्र थे। उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से बाहर निकाला और मुझे मेरे कार्यालय में वापस ले गए। बस इतना ही। माया जी उत्सुक थी। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि अर्जुन झूठ बोल रहा था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप दोनों मुझ पर विश्वास करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एपेक्स ग्रुप का मालिक हूं और जॉर्ज मेरे लिए काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं। माया जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वह जानती होगी कि उसका दामाद कैसा व्यक्ति है। यदि यह वैसा ही था जैसा उसने कहा था, तो उसने इतने समय तक उसकी उपेक्षा और अपमान सहना क्यों चुना? अर्जुन जानता था कि वे उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा कहा। कभी कभी लोग सच पर विश्वास नहीं करना चाहते। माया जी ने कुछ नहीं कहा। ये स्पष्ट नहीं था कि वह किस बारे में सोच रही थी। फिर उसने आज्ञाकारी लहजे में कहा, आपको 2 दिन बाद अनिका के दादा के जन्मदिन पर जाने की जरूरत नहीं है। बस घर पर ही रहो। माया जी के पिता परसों अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे। वह इस काया आदमी को अपने घर नहीं बुलाना चाहती थी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो उसे अपने मायके के परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसके अलावा बूढ़ा मालिक हमेशा से ही अनिका की शादी से नाखुश रहा था। क्या वो अर्जुन को वापस लाकर अपने पिता को बधाई देगी या उन्हें नाराज करेगी? अर्जुन को इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी जेब से एक डिब्बा निकाला और कहा, माँ, ये वह उपहार है जो मैंने बूढ़े मालिक के लिए तैयार किया है। माया जी ने मेज पर कढ़ाई किए हुए बॉक्स को देखा और बुदबुदाया, यह क्या है? बॉक्स बहुत खराब लग रहा है। क्या तुम उसे कुछ ऐसी चीज दे रहे हो जिसकी कीमत सिर्फ कुछ दर्जन डॉलर है? माया जी ने बक्सा खोलकर देखना भी नहीं चाहा। वह अपनी आंखें गंदी नहीं करना चाहती थी। अर्जुन अपने बूढ़े मालिक को कौन सी अच्छी चीज दे सकता था? क्या यह उसके लिए मजाक नहीं होगा कि वह ये बक्सा बूढ़े मालिक के पास ले जाए? जब अर्जुन कुछ कहने ही वाला था, तो मिस्टर शर्मा ने विवाद को बीच में ही रोकते हुए कहा, माया जी, यह अर्जुन के दिल की बात है। क्या अब तुम परेशानी खड़ी करना बंद कर सकती हो? माया जी ने ठहाका लगाया और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है। अब तुम्हें जाना चाहिए। इससे पहले कि अर्जुन दरवाजे से बाहर निकल पाता, माया जी की दूसरी बहन, पारुल स्टाइलिश कपड़े पहने हुए अंदर चली आई। वह बिल्कुल भी विनम्र नहीं थी। वह तुरंत सोफे पर बैठ गई और चिल्लाई, माया जी, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। बहुत गर्मी है और मैं प्यासी हूँ। माया जी का चेहरा उतर गया, लेकिन फिर भी वह अपनी दूसरी बहन के लिए एक गिलास पानी ले आई। पारुल ने अर्जुन को नोटिस करने से पहले कुछ घूंट लिए। उसने आश्चर्य से व्यंग्य किया, ओह, अर्जुन भी यहाँ है। यह अच्छा है। मैं यहाँ इस बारे में आपसे बात करने आई हूँ। बूढ़े मालिक का जन्मदिन 2 दिन में है। आप लोगों को हमारी सामंथा की कार से जाना चाहिए। अपनी कार से वहां जाएं। माया जी उत्सुक थी, इसलिए उसने पूछा, पारुल, क्या हम सैमी की कार में बैठ सकेंगे? बेशक। पारुल उत्साहित थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे फ्रेंकी ने सैमी के लिए एक नई कार खरीदी है। उन्होंने कहा कि यह लिंकन नेविगेटर है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा है और यह 7 सीटों वाली है। इसलिए यह निश्चित रूप से आप सभी के लिए उपयुक्त होगी। वह स्पष्ट रूप से दिखावा कर रही थी। यही कारण था कि पारुल यहाँ थी। माया जी का चेहरा उतर गया और वह गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। वह मन ही मन उसे निकम्मा कह रही थी। पारुल बहुत खुश थी। वह वाकई यहाँ दिखावा करने आई थी। अब जब उसने उनके अनिच्छुक और असहाय चेहरे देखे, तो उसे खुद पर बहुत खुशी महसूस हुई। पारुल को अर्जुन से नाराजगी हुई क्योंकि वह उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया और उसने कहा, माया, कोई बात नहीं। बस अर्जुन से कहो कि वह और मेहनत करे। शायद वह कुछ सालों में एक अच्छी कार खरीद पाएगा। ठीक है, अर्जुन। जब अर्जुन का नाम लिया गया, तो वह हंसते हुए बोला, आप बहुत मजाकिया हैं, पारुल आंटी। मैं फ्रैंक से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? वह एक कंपनी का मालिक है। आह, तुम ऐसा नहीं कह सकते। भले ही तुम और फ्रैंकी में बहुत अंतर है, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बहुत सी मुश्किलें झेल सकते हो। क्यों ना मैं फ्रैंकी से कहूँ कि वह उसकी कंपनी में तुम्हारे लिए उपयुक्त किसी भी रिक्ति की तलाश में मदद करे। मैं उससे मदद मांगूंगी क्योंकि आखिरकार हम परिवार हैं। हमें परिवार के भीतर ही अच्छाइयों को रखना है। तुम अपने कुत्ते को भी हड्डी फेंकोगे।
पारुल ने ठहाका लगाया। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह अभी कैसा महसूस कर रही थी। उसके शब्द उपहास और मजाक से भरे हुए थे। बेशक, उसका भतीजा ससुर उसकी फ्रेंकी की तुलना में कुछ भी नहीं था। वह बिना किसी मतलब के बस इतना ही कह रही थी। वह अपने दामाद की योग्यता का प्रदर्शन करना चाहती थी। अर्जुन का चेहरा उतर गया। क्या उन्होंने उसे कुत्ता कहा था? धन्यवाद, पारुल आंटी, अर्जुन ने गहरी सांस ली और शांति से कहा। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मैं सैमी से कहूंगा कि वह तुम्हें 2 दिन में ले आए। पारुल जल्दी से आई और दिखावा करने के बाद जल्दी से चली गई। पारुल के जाने के बाद माया जी गुस्से से लाल हो गई। उसने कप तोड़ दिया और गुस्से से अर्जुन पर चिल्लाई, तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? तुम बेकार के कूड़े के टुकड़े। अपनी पारुल आंटी के दामाद को देखो और अपने आप को देखो। फ्रेंकी ने अपनी पत्नी के लिए क्या खरीदा है? एक एलवी बैग, सोने के हार और सोने की अंगूठियां। अब उसने यहां तक की खरीद भी ली हैं। एक लग्जरी कार जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। इससे पहले उसने एक 3 मंजिला हवेली भी खरीदी थी जिसकी कीमत 10 लाख से ज्यादा है। तुम्हारा क्या? तुमने हमारे लिए क्या खरीदा है? मुझे तुम जैसा रीढ़विहीन आदमी अपना दामाद कैसे मिल गया? मैं बहुत नाराज हूं। तुम्हें जन्मदिन की पार्टी में आने की इजाजत नहीं है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? माया जी इतनी गुस्से में थी कि उसका सिर धड़क रहा था। वह गुस्से में सोफे पर बैठ गई। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? चले जाओ। जब भी मैं तुम्हें देखती हूं तो मुझे सिरदर्द होने लगता है। अर्जुन असहाय महसूस कर रहा था। उसने एक घर भी खरीदा था। ये ड्रैगन सिटी के दूसरे आंगन में था। ये सबसे महंगा था। इसे फर्स्ट पैलेस कहा जाता था और इसकी कीमत $1 अरब थी। लग्जरी कार। उसके पास दुनिया की सारी लग्जरी कारें थीं। उसकी पार्किंग पहाड़ी पर बनी थी। माँ, मैंने भी कुछ समय पहले एक घर खरीदा है, अर्जुन ने क्रोधित माया जी की ओर देखा और अचानक कुछ सोचते हुए कहा। उसके ऐसा कहने के बाद माया जी ने अर्जुन को घूर कर देखा। उसकी नजर तेज थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह अर्जुन के चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। क्या क्या तुमने कहा कि तुमने घर खरीदा है? अर्जुन, क्या तुम जानते हो कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम 3 साल से गरीब हो, लेकिन अब तुम घर खरीद सकते हो। मुझे नहीं लगता कि तुम शौचालय भी खरीद सकते हो। माया जी गुस्से में थी। अर्जुन वास्तव में कुछ और ही था। वह अभी भी उससे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। क्या वह एक मकान खरीद सकता है? माया जी ने तो उस मकान की आधी कीमत भी चुका दी जिसमें वह और अनिका अभी रह रहे थे। मुंबई शहर में संपत्ति की औसत कीमत 20,000 से 30,000 रुपये प्रति वर्ग फीट थी। वह ऐसा कैसे कर सकता था? माँ, अनिका से शादी करने से पहले मैं अपने घर से कुछ बचत करके लाया था। मैंने इसे हाल ही में खरीदा है, इसलिए अगर आप और पिताजी वहां रहना चाहते हैं, तो मैं अभी इसका इंतजाम कर सकता हूँ। अर्जुन ने शांति से कहा। इस बार मिस्टर शर्मा ये सब और नहीं देख पाया। वह इससे पहले एक तरफ अपनी पुरानी चीजों से खेल रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है क्योंकि तुम बड़े होने से इनकार करते हो। अब तुम हमारे सामने शेखी बघार रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कहा था कि तुमने एक घर खरीदा है। किससे? तुम्हारे पास कितनी बचत है? जब मिस्टर शर्मा किसी को डांटना शुरू करते थे तो वह काफी क्रूर हो जाते थे। माया जी ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जब तुमने अनिका से शादी की थी, तब तुम्हारे माता पिता वहां नहीं थे। ये स्पष्ट है कि वे हमें नीची नजर से देखते हैं। क्या हुआ? क्या तुम अमीर परिवार से हो या कुलीन? मैं तुम्हारी बचत की रकम अपनी आंखें बंद करके गिन सकती हूँ। अर्जुन ने अपने होठों को एक साथ दबाया। वह माया जी से कहना चाहता था कि यदि वह सचमुच उसके पैसे गिनना चाहती है, तो वह सैकड़ों पीढ़ियों तक भी उन्हें गिनने में समर्थ नहीं हो सकेगी। माया जी ने देखा कि अर्जुन चुप है, तो वह उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर धकेलने के लिए उठी। उन्होंने कहा, बस हो गया। अब घर जाओ। यह मत भूलना कि तुम्हें परसों आने की अनुमति नहीं है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए हॉस्पिटल जाओ। अर्जुन को बाहर निकालने के बाद माया जी सोफे पर बैठ गई। उसके पेट में गुस्सा उबल रहा था। अब तुम्हें क्या लगता है पारुल का क्या मतलब था? क्या वह यहाँ तक दिखावा करने आए है? ये सिर्फ एक बेवकूफ कार है। इसका भुगतान भी उसने अपने पैसे से नहीं किया है। वह सिर्फ अपने दामाद पर निर्भर है, तो वह खुद से इतनी खुश क्यों है? वह सिर्फ एक मुर्गी है जो फीनिक्स बनना चाहती है।
माया जी गुस्से से डांट रही थी। वह गुस्से से लाल हो गई थी। जब उसकी नज़र कॉफ़ी टेबल पर रखे बॉक्स पर पड़ी तो वह और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। वैसे भी वह निकम्मा आदमी क्या उपहार दे सकता था। उसने बक्सा खोलकर देखा कि वह बूढ़े मालिक को क्या देना चाहता था। जब माया जी ने बक्सा खोला और उसके अंदर का दृश्य देखा तो वह क्रोधित हो गई। यह क्या है? ये तो बस एक बेवकूफ़ी भरी सजावटी अंगूठी है। वह इस बेकार कचरे को अपने बूढ़े मालिक को उसके जन्मदिन पर देने जा रहा था। उसने इसे किसी प्राचीन बाजार से खरीदा होगा। मैं बहुत गुस्से में हूँ। उसने मुझे पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया है। माया जी ने इसे कुछ और बार देखा और जैद सजावटी अंगूठे की अंगूठी को वापस बॉक्स में रख दिया। फिर वह उदास होने लगी। मिस्टर शर्मा ने अंगूठी पर सिर्फ एक नज़र डाली और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह वैसे भी इसकी परवाह नहीं करना चाहते थे। इसलिए उसने कहा, तुम अपने लिए जिंदगी क्यों मुश्किल बना रहे हो? क्या तुम सिर्फ मुसीबत की तलाश में नहीं हो? माया जी ने उसे घूरकर देखा और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उसी समय राजधानी शहर के सबसे बड़े प्राचीन स्थान क्लाउड पवेलियन में भी ऐसा ही हुआ। सूट पहने एक लंबी और दुबली महिला ने भारी दरवाजा खोला और विशाल दफ्तर में चली गई। कमरे में हर जगह कई तरह की कीमती प्राचीन वस्तुएं और कीमती पत्थर बिखरे हुए थे। बॉस, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? महिला ने सिर झुकाया। उसके हाथ उसके पेट पर थे। वह सम्मानपूर्वक बोल रही थी। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो 40 साल का लग रहा था, कुर्सी पर बैठा था। उसने काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था और उसके चश्मे पर एक पतली सुनहरी चेन थी। वह काफी बड़ा था और उसका चेहरा गंभीर था। वह बेफिक्र दिख रहा था। डॉन गाजिया क्लाउड पवेलियन के बॉस थे। वे देश के मशहूर कलेक्टर भी थे। उनकी कुल संपत्ति 10 अरब थी। क्या आपके पास उस व्यक्ति की जानकारी है जिसकी जांच करने के लिए मैंने आपको कहा था? डॉन की आवाज मजबूत थी। उसकी आवाज किसी पुराने घड़ी की तरह लग रही थी। उसके बोलने का अंदाज अधिकारपूर्ण था। महिला ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, मैंने जांच की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हमने पहले ही सद्भावना का निमंत्रण दे दिया था, लेकिन उन्होंने हमें अस्वीकार कर दिया। डॉन ने सिर हिलाया और कहा, जांच जारी रखो। हमें उन्हें ढूंढना है। जब कुछ मिले तो मुझे बताना। ठीक है, बॉस। महिला कार्यालय से बाहर चली गई। डॉन उठकर फ्रेंच खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने राजधानी शहर का रात का नज़ारा देखा। 2 दिन पहले क्लाउड पवेलियन ने एक वस्तु को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा, 130 मिलियन। यह एक जैद सजावटी अंगूठे की अंगूठी थी जो कभी सम्राट के आनलान की थी। जब ये खबर फैली तो पूरा शहर हिल गया। काफी समय हो गया था जब किसी ने इस तरह बोली लगाने का साहस किया था। 130 मिलियन। खरीदार बहुत अमीर और प्रभावशाली था। डॉन ने अपने लोगों से संपर्क किया ताकि वे तुरंत खरीदार से संपर्क कर सकें। लेकिन वे खरीदार से संपर्क नहीं कर पाए और जब निमंत्रण भेजा गया तो उसे सीधे खारिज कर दिया गया। ये खरीदार बहुत रहस्यमय था। वे निश्चित रूप से कोई अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति होंगे। डॉन को उन्हें तुरंत ढूंढना था। इसी समय येट्स परिवार हर्षोल्लास और खुशी के माहौल में था। ओल्ड मास्टर येट्स अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। यह एक बहुत बड़ा अवसर था। ओल्ड मास्टर येट्स का नाम बॉब येट्स था। वे एक संगठन के उच्च पदस्थ सचिव थे और एक महत्वपूर्ण पद पर थे। उनके कई शिष्य थे और यह कहा जा सकता है कि उनका बहुत सम्मान किया जाता था। सेवानिवृत्त होने के बाद वे येट्स विलेज वापस चले गए और वहां सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गए। ये सब पारिवारिक पदानुक्रम में उनकी स्थिति के कारण था। येट्स गांव का सबसे प्रभावशाली परिवार बन गया। परिवार के वंशवृक्ष में कई अलग अलग शाखाएं थीं। उस नाम वाले 10 से ज्यादा परिवार थे। बॉब की प्रतिष्ठा के कारण उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया। उनके कुछ बच्चे संगठन में शामिल हो गए और कुछ ने व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा। बेशक कुछ लोग सामान्य रूप से बेकार ही रहे। आखिरकार जब परिवार बड़ा होगा तो हर तरह के लोग मिलेंगे। उस समय बॉब ने चार्ल्स की आर्थिक मदद की थी, इसलिए उसे यह अच्छा अवसर मिला। येट्स कोर्टयार्ड में हुई शैली की वास्तुकला की विशिष्ट ऊंची सफेद दीवारें थीं। इसमें 3 हॉल थे और 2 संलग्न आंगन थे। मुख्य आंगन में एक तालाब, एक नकली पहाड़ और एक लैंडस्केप गार्डन था। वे येट्स विलेज में शीर्ष परिवार के भव्य तरीके को प्रदर्शित करते थे। ओल्ड मास्टर येट्स के बच्चे और नाती नातिन उनके जन्मदिन की पार्टी को लेकर उत्साहित थे।
वे न केवल ओल्ड मास्टर को बधाई देना चाहते थे बल्कि वे किसी खास व्यक्ति से मिलना भी चाहते थे। क्या आपको लगता है कि बूढ़े मालिक की पार्टी में कोई निकम्मा आएगा? येट्स कोर्टयार्ड के अंदर युवाओं का एक समूह चाय पीते हुए बातें कर रहा था। बिल्कुल नहीं। आंटी माया जी उसे आने नहीं देंगी। पिछली बार वे उसे नहीं लाई थीं। हाँ, बूढ़े मालिक को अर्जुन पसंद नहीं है, इसलिए अगर आंटी माया जी उसे लेकर आएंगी तो बूढ़े मालिक को गुस्सा ही आएगा। मुझे नहीं पता कि व्यान क्या सोच रही थी। उसने उस रीढ़विहीन कमीने से शादी करने पर जोर दिया। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगी। वे सभी येट्स परिवार से थे। उनका जन्म येट्स गांव में हुआ था। वह यूं ही नहीं आ सकता। मैं उसे खुद को बेवकूफ बनाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आंटी माया जी को फोन करके उसे साथ लाने के लिए कहूंगा, एक युवक ने कहा। वह काफी सुंदर लग रहा था। उसके गले में सोने का ताला लगा हुआ एक हार था। उसका नाम एरिक येट्स था। वह सैमसन येट्स का इकलौता बेटा था, जो बूढ़े मालिक का चौथा बच्चा था। वह येट्स की तीसरी पीढ़ी में सबसे छोटा भी था। बूढ़ा मालिक उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार, वह इतना बिगड़ गया था कि वह अहंकारी और घमंडी हो गया था। माया आंटी, मैं एरिक बोल रहा हूँ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपके दामाद अर्जुन मेरे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में आएंगे? एरिक ने अपने होठों पर उंगली रखकर अपने चचेरे भाइयों को चुप कराया। एरिक, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने बेकार जीजा की याद आती है? माया जी ने फोन पर मजाक किया। एरिक ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस पूछ रहा था। मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है। माया जी ने जवाब दिया, ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। इस बार अर्जुन जरूर आएगा। अगर वह मना करता है, तो मैं उसे बांधकर घसीटकर वहां ले जाऊंगी, ठीक है। जब उसे मनचाहा जवाब मिल गया, तो एरिक ने फोन काटने से पहले माया जी से कुछ और बातें की। फिर, उसने सभी को बताया, ठीक है, अर्जुन यहाँ आएगा। चलो तैयार हो जाओ। हम बाद में देखेंगे कि वह खुद को कैसे बेवकूफ बनाता है। लोगों का समूह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। जब वे अपनी दुष्ट योजनाओं के बारे में सोच रहे थे तो उनके चेहरे पर खुशी दिख रही थी। ये बहुत शानदार पार्टी थी। अगर वे कुछ ड्रामा न करते तो ये कितनी बोरिंग होती। इसके अलावा, अर्जुन हमेशा मजाक का पात्र था। वह अनुपस्थित नहीं रह सकता था। एरिक और उसके गिरोह की कुछ योजना सोचने लगे। ये योजना तेजी से बन रही थी। लगभग सभी येट्स को पता था कि अर्जुन बूढ़े मालिक की पार्टी में आने वाला है। न केवल युवा बल्कि सैमसन सहित वरिष्ठ भी तिरस्कार में अपना सिर हिला रहे थे। सैमसन ने गुस्से में कहा, अगर अर्जुन जैसा कायर बूढ़े मालिक को बधाई देने आता है, तो ये शर्म की बात होगी। अर्जुन को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह हाना से मिलने हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल के कमरे में उसकी मुलाकात अनिका से हुई। अनिका, आज तुम जल्दी छुट्टी पर हो, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। अनिका ने उसे ठंडी निगाह से देखा और कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। क्या तुम्हारा मूड खराब है? अर्जुन अनिका के पास बैठ गया और धीरे से पूछा। अनिका बहुत गुस्से में था। वह अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबाए हुए थी। वह उससे पूछना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वह पहले कदम उठाए। वह चाहती थी कि अर्जुन उसे स्वयं समझाए। अहाना चुपचाप भागकर अर्जुन के कान के पास आई। उसने मीठी आवाज में धीरे से कहा, डैडी, मम्मी खुश नहीं हैं। उन्होंने अहाना को बताया कि डैडी का किसी से अफेयर चल रहा है। वहां एक सुंदर आंटी है। एक चक्कर। अर्जुन को मजा आया। उसने तुरंत कहा, अनिका, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे जैसे आदमी का कोई अफेयर होगा? अनिका अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने अपना सिर घुमाया और अपनी लाल आंखें दिखाईं। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी आंखों को देखकर किसी के भी दिल में दर्द की टीस उठ सकती थी। अर्जुन काव्या सिन्हा कौन है? अनिका ने अचानक पूछा। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश कर रही थी। काव्या सिन्हा। अनिका को काव्या के बारे में कैसे पता चला? अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसके शब्द गले में अटक गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। अनिका की आंखें लाल थीं और उनमें कुछ नमी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसके चेहरे पर आए बदलावों से कुछ समझने की कोशिश की। अंत में, उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। वह अर्जुन से निराश थी। अनिका ने अपना मुंह ढक लिया और उठ गई। फिर, वह रोते हुए कमरे से बाहर चली गई।
अर्जुन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह नहीं जानता था कि उसे यह स्थिति कैसे समझाए। वह अनिका को ये बात समझाने के लिए तैयार नहीं था। अनिका कुछ देर तक टॉयलेट में रोती रही। उसे यकीन था कि अर्जुन का किसी से अफेयर चल रहा है क्योंकि उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अनिका का दिल दुख रहा था। वह नहीं जानती थी कि अर्जुन का सामना कैसे करे। 10 मिनट से ज्यादा समय बीत जाने के बाद आखिरकार अनिका शांत हुई। वह कमरे में वापस गई और अर्जुन को नहीं देखा। फिर वह उदास चेहरे के साथ अहाना के साथ चलती रही। अर्जुन ने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शब्द उसके गले में अटक गए हों। वह उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा था। कमरे का माहौल निराशाजनक था, इसलिए अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। जबकि अनिका अभी भी शौचालय में था। जब वह बाहर आया, तो उसने मिंडी को फोन किया। मिंडी, क्या आज तुम्हारी कंपनी में कुछ हुआ? फोन के दूसरी तरफ, मिंडी स्पष्ट रूप से नाराज थी। उसने कुछ बार उपहास किया और कहा, अर्जुन कपूर, तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो, मुझे फिर से फोन मत करना। उसने फोन रख दिया। अर्जुन को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने मन ही मन कुछ कहा और फिर से नंबर पर कॉल किया। अंत में, मिंडी उस पर चिल्लाई और उसे गालियां दी। अर्जुन कपूर, मुझे फोन करना बंद करो। तुम कमीने, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। रुको, मिंडी, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये गंभीर है, अर्जुन ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि मिंडी उसे ब्लॉक कर देगी। जब दूसरे पक्ष ने कुछ नहीं कहा, तो उसने जल्दी से पूछा, क्या आज ऑफिस में अनिका किसी से मिली थी? वह अनुमान लगा सकता था कि क्या हुआ था। अनिका टनक के साथ व्यापार पर चर्चा करने गई थी, लेकिन वापस आने पर उसने काव्या के बारे में पूछा। इसका मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि वह दफ्तर में काव्या से टकरा गई थी। मिंडी ने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या शर्मनाक काम किया है? अनिका तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमने उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दिया। तुम कमीने। मिंडी बहुत गुस्से में थी। वह अनिका की ओर से न्याय के लिए लड़ रही थी। अर्जुन जैसे निकम्मे आदमी की हिम्मत कैसे हुई कि वह प्रेम संबंध रखे? पूरी कंपनी को पता था कि मीटिंग रूम में क्या हुआ था। मिंडी, तुमने मुझे गलत समझा है। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? मुझे बताओ कि आज ऑफिस में अनिका किससे मिला? अर्जुन ने कहा। मिंडी ने कुछ देर तक हिचकिचाते हुए गुस्से से कहा, टनक के साथ सहयोग बेकार हो गया। काव्या सिन्हा नाम की एक महिला बीच में घुस आई और मीटिंग के दौरान अनिका को थप्पड़ मार दिया। काव्या ने अनिका को थप्पड़ मारा। अर्जुन का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। उसकी आंखें भी तीखी हो गईं। अनिका ने उसे यह बात नहीं बताई। अर्जुन को काव्या के प्रति पश्चाताप महसूस हुआ, लेकिन वह किसी को भी अनिका को परेशान करने की इजाजत नहीं देगा। ठीक है, मैं समझ गया। अर्जुन ने फोन रख दिया। उसका स्वभाव डराने वाला हो गया। उसने तुरंत जॉर्ज को फोन किया। ओल्ड मैन जॉर्ज, मेरे लिए क्लो से संपर्क करो। मैं उसे देखना चाहता हूं, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। जॉर्ज ने फोन पर कहा, यंग मास्टर, मिस सिन्हा अभी मेरे साथ हैं। क्या आप आना चाहेंगे? अर्जुन ने कहा, मैं वहां रहूंगा। फिर, उन्होंने एक कार बुलाई और एपेक्स टॉवर पहुंचे। चेयरमैन के दफ्तर के अंदर, काव्या अपने हाथों को क्रॉस करके मुलायम सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें ठंडी थीं और उनमें आक्रोश भरा हुआ था। वह अर्जुन को घूर रही थी जो उसके सामने खड़ा था। काव्या ने कहा, मैंने तुम्हें 7 सालों से नहीं देखा है। तुम बहुत बदल गए हो। उसकी नजरें उलझी हुई लग रही थीं। उसमें आश्चर्य, ईर्ष्या, आशा और निराशा भी थी।